जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2023। आज का करंट अफेयर। आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और जो मेन हेडलाइन है उन पर पूरा 8 हेडलाइन को पढ़ेंगे। साथ ही में जितने 8 में डेली आपको एमसीक्यू देता हूँ, जितने हमारे 8 प्रश्न हैं उन पे हम फोकस करेंगे और 8 प्रश्न के ऊपर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में जो फैक्ट आपको दिए जाएंगे। तो देखिए आज जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और यह है हमारा करंट अफेयर्स का पहला जो है हेडलाइन है कि श्रीनिवास स्वामी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के चेयरमैन चुने गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए के स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति विज्ञापन और मीडिया उद्योग में श्री स्वामी के व्यापक अनुभव और नेतृत्व को दर्शाता है। श्री स्वामी के साथ में अन्य प्रमुख हस्तियों को भी आगामी वर्ष के लिए ब्यूरो के भीतर प्रमुख पदों के लिए चुना गया है। श्री निवासन के स्वामी विज्ञापन और मीडिया जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वे वर्तमान में एशियाई फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी के रूप में कार्य कर रहे हैं और कई प्रमुख संगठनों में महत्वपूर्ण नेतृत्व ने भूमिकाओं दे चुके हैं। अगली जो हेडलाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिएगा। नेक्स्ट जो हेडलाइन है इसमें हम चर्चा करते हैं। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च में 60.1 पर पहुंचा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हेडलाइन है भारतीय रिजर्व बैंक का समग्र वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च 2023 में बढ़कर 60.1 हो गया है, जो सभी मानकों में वृद्धि को दर्शाता है। आरबीआई का यह सूचकांक वित्तीय समावेश के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के संकलन पर आधारित है। इस सूचकांक को 0 से लेकर 100 तक के मूल्य दायरे के आधार पर तैयार किया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक 60.1 अंक रहा है, जबकि मार्च 2022 में यह 56.4 रहा था। इस दौरान सभी उप सूचकांकों में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन, देखिएगा आप लोग। यह है भैया, राहुल नवीन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो देखिए कौन है भैया, प्रवर्तक निदेशालय है ना, जैसे ईडी कहते हैं हम लोग, ठीक है, के कार्यकारी डायरेक्टर राहुल नवीन होंगे। जो नवीन जो है ईडी के नए निदेशक की नियुक्ति तक राहुल नवीन पद संभालेंगे। सबसे सीनियर अधिकारी के तौर पर IRS अधिकारी राहुल नवीन है। इनकम टैक्स कैडर से हैं और 1993 बैच के है। भारतीय राजस्व सेवा यानी ईडी यानी IRS अधिकारी है। इसके साथ ये स्पेशल डायरेक्टर मुख्यालय के साथ में ईडी के चीफ सतर्कता अधिकारी पद भी कार्यरत हैं। राहुल नवीन को ईडी निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि ईडी के वर्तमान निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल जो है 15 सितंबर को खत्म हो गया है। संजय कुमार मिश्रा ने 2018 में ईडी का निदेशक पद संभाला था। अगला पॉइंट है, चौथी हेडलाइन है, इसमें जानकारी। BAE सिस्टम L&T ने भारत में ऑल टेरेन वाहन लाने के लिए हाथ मिलाया है। तो देखिए इसके बारे में जानकारी देखिए। BAE सिस्टम इंक और लार्सन एंड टर्बो यानी जिसे L&T कहते हैं इस कंपनी को हम, ठीक है, L&T ने विश्व अग्रणी आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल BVS10 को भारतीय बाजार में लाने के लिए साझेदारी की है। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की कि दोनों कंपनियों ने भारतीय सशस्त्र बल कार्यक्रम के लिए BVS10 की पेशकश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत अत्यधिक सफल BVS10 परिवार के वाहनों स्वीडिश निर्माता BAE सिस्टम हैंगलैंड्स के सहयोग से
L&T भारतीय बाजार के लिए प्रमुख बोली लगाने वाली कंपनी है। BAE सिस्टम और L&T ने भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरी करने के लिए BVS-10 को अपग्रेड किया है। पांचवी हेडलाइन हमारी आज ये है, पांचवी हेडलाइन ये है UNDP, नाबार्ड और UNDP ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए हाथ मिलाया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ने छोटे किसानों की सहायता करने के लिए कृषि और खाद्य प्रणाली में डाटा आधारित नवाचार का सह निर्माण करने के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस MOU के तहत दोनों संगठन उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कृषि नीतियों के निर्माण का समर्थन करने के लिए ओपन सोर्स डेटा करके छोटे किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतरीन बनाने के लिए MOU पर नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक संजू, इसको जरूर याद रखिए, संजू रोहल्ला और UNDP डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव इजाबेल सांस से हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो हम कहें कि छठवीं हेडलाइन है हमारी वाली। तो इसमें क्या है भाई इम्पोर्टेंट, तो देखिएगा, यह है आज के जो है छठवा आधार ड्राइविंग लाइसेंस नौकरियों के लिए अगले महीने से जन्म प्रमाण पत्र होगा सिंगल डॉक्यूमेंट। अच्छा, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र उपयोग में उल्लेखनीय संशोधन का अनावरण किया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 द्वारा संचालित ये परिवर्तन सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल की देखरेख में जन्म और मृत्यु के एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापना करता है। राज्य स्तर के मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार भी इसी तरह के डेटाबेस बनाए रखेंगे। पहले विशिष्ट व्यक्ति जैसे चिकित्सा अधिकारी हो गया, जन्म मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर यह किया जाता था। अगला पॉइंट है, सातवीं हेडलाइन हमारी, पुणे में प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार सम्मानित मिला। अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिएगा कि ये प्रश्न ये है कि भारतीय सेना के रिसर्च एंड फेडरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को पुणे में, कहाँ पर, पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर MA गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर MA गोखले नेत्र विज्ञान के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। ठीक, कौन थे? प्रसिद्ध शिक्षक थे, और उनके छात्रों ने देश में नेत्र विज्ञान के दिग्गज बनने के लिए प्रगति की है। ब्रिगेडियर मिश्रा भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के सर्वोच्च सम्मानित अधिकारियों में से एक थे। ठीक है, जरूर ध्यान रखिए, है ना। संजय कुमार मिश्रा ने भारत के 2 सेवारत राष्ट्रपतियों की सर्जरी की है। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के मऊ में रहने वाले हैं और उन्होंने प्रयागराज से अपनी ट्यूशन पूरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतिम हेडलाइन है आज की, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अच्छा, भारत को अपना पहला एयरबस, देखिए, भारत को अपना पहला एयरबस C295 विमान मिला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल चुका है। अब 15 सितंबर को यह विमान जो है पहुंच गया है। पहले से C295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन पहुंचे हैं। विमान की डिलीवरी हासिल करने के लिए जो है वायुसेना के प्रमुख नए विमान में उड़ान भी भरी है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान महज 320 किलोमीटर की दूरी
में ही टेक ऑफ कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। आइए अब महत्वपूर्ण चीज़ चालू होती है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए कि आप लोग कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अभी एमसीक्यूज चालू हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये है आपका 15 सितंबर को मनाया गया। कौन सा? हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है एक वैश्विक पालन है जो मौलिक मानव अधिकार और सुरक्षा और शांति के आधारशिला के रूप में लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है के द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 2007 में स्थापित यह दिन दुनिया भर के समाजसेवी को आकार देने के लिए लोकतंत्र आवश्यक भूमिका की याद दिलाता है। लोकतंत्र ग्रीक शब्दों में डेमो, जिसका अर्थ है एक शहर, एक राज्य, नागरिक, और क्रेटोस जिसका अर्थ है कि शांति, अर्थ है शक्ति या शासन, सरकार का स्वरूप है, से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एक मुख्य मूल्य है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गृह आधार योजना शुरू की है? तो असम, गोवा, केरल, सभी। सही जवाब इसका कहाँ? गोवा। तो देखिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविंद्र भवन सांकली में आयोजित एक कार्यक्रम में कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृति आदेश वितरित किए हैं। महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, उनका स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता से सुधार करना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, या भाई गोवा के मुख्यमंत्री ने, योजना सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय द्वारा आयोजित स्वयंपूरा गोवा कार्यक्रम के तहत एक डिजिटल पहल गोवा के उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए यह जो है ई बाजार लॉन्च किया है। देखिए हम गोवा के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि गोवा के बारे में क्या जानकारी है। तो गोवा के बारे में जानकारी मिलेंगी हमको। गोवा की सबसे पहले हम बात करें कि स्थापना कब हुई है। तो ये हुई आपकी 30 मई। कब हुई गोवा की स्थापना? 30 मई को मानी जाती है 1987 को। कब? 1987 को गोवा की स्थापना 30 मई 1987। वहीं पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि भाई गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 19 दिसंबर। क्या बोलेंगे आप? 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर याद रखना है। कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये गोवा क्यों मनाया जाता है भाई? क्या मुक्ति दिवस कैसे क्या है? तो ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा 19 दिसंबर है ना, 19 दिसंबर 1961 को। कब? 1961 यानी 1961 को यह पुर्तगालियों के द्वारा मुक्त हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, देखिए पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? 1961 में। ठीक है, और राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 को मिला इनको। ठीक है भाई। गोवा वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वां राज्य मिलता है। जनसंख्या में ये जो है 26वां राज्य कहलाता है। और क्षेत्रफल में कौन सा? 28वां। इसको ध्यान रखिए भाई, क्षेत्रफल में कौन सा? 28वां राज्य कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके राज्यपाल कौन है? तो श्री PS श्रीधरन है। कौन है? PS श्रीधरन जी है। यहाँ पर हम बात करें कि विधानसभा सीटें कितनी है। विधानसभा सीटें की बात करते हैं हम लोग। तो विधानसभा सीटें कितनी भाई? तो यहाँ पर आप बोल दो 40 है। कितनी है विधानसभा सीटें? 40 है। लोकसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? तो 2 कर देना। और राज्यसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? तो हम क्या कह देंगे? एक ही है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 1 है। अच्छा, प्रमुख राजभाषा कौन सी है? प्रमुख राजभाषा कौन सी है? तो आप बोल देंगे कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। यहाँ की राजभाषा कौन सी है? तो कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। मास्टर कार्ड को लेकर चर्चा करते हैं हम लोग। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन बने इंडिया के? काय के बोले हम? इंडिया के बोले। तो श्री गंगाधरन जी, रजनीश कुमार जी, नीरज मित्तल जी, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है इसका वाला? बी, रजनीश कुमार जी बने हैं। और वे क्या है? भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके रजनीश कुमार को क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का, देखो क्रेडिट कार्ड कंपनी है ये, ठीक है, तो किसका? मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह कदम भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और घरेलू भुगतान के गतिशील परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन कुमार इस पद के लिए
अनुभव का खजाना लेकर आए हैं भाई। ठीक है, रजनीश कुमार का कैरियर भारत के सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक में लगभग 4 दशकों तक फैला है। मतलब भैया लगभग 40 साल तक इनको इस क्षेत्र का अनुभव है। तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। आइए हम लोग बात करते हैं मास्टर कार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। ये मास्टर कार्ड है क्या? ठीक है, तो वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वीज़ा वगैरह हो गया, सब जारी करता है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड एक कंपनी है। मास्टर कार्ड क्या है? एक सेवा कंपनी है जो लगभग 210 देशों में फैली है। कितने? 210 देशों में। 210 देश बहुत होते हैं भाई दुनिया के। 210 देशों में इनकी सेवा मिलती है। हम बात करें कि जो लेन देन हो गया, बीमा हो गया, निवेश, उत्पाद, इन सारी चीज़ों के लिए मास्टर कार्ड जो है अपना कार्य करता है। स्थापना कब हुई मास्टर कार्ड की? IMP क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर कार्ड क्यों, क्योंकि प्रश्न अब ऑनलाइन में हाई लेवल के आने लगे हैं। रजनीश कुमार जी को आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये भारतीय मास्टर कार्ड के प्रमुख के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में बनाया गया। लेकिन वास्तव में मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है, मास्टर कार्ड के CEO कौन है, इसकी जानकारी हम लोग अभी लेते हैं। ठीक है, तो स्थापना जो है कब हुई है मास्टर कार्ड की? 3 नवंबर को हुई। कब? 3 नवंबर 1966 को। 3 नवंबर 1966। कहाँ पर? तो USA में। कहाँ? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको US में इसका मुख्यालय मिलेगा भैया। ठीक है, और वर्तमान में जो है इनके MD CEO कौन है? तो माइकल मीबैक है। कौन है? माइकल मीबैक, ये जो है वर्तमान इनके CEO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू कर दी है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। सही जवाब इसका उड़ीसा। देखिए इसकी मुख्यमंत्री जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। इनने माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधित है ये। ठीक है, जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पद पुष्टि योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत 15 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोरियों को पूरक पोषाहार तथा गर्भवती माताओं को सूखा भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आज देखो, आज है 19 तारीख और आज संसद भवन का उद्घाटन भी है, श्री गणेश भी है, गणेश चतुर्थी भी है, गणेश जी की स्थापना भी है। और आज पुराने संसद में अंतिम फोटो सेशन हो रहा है। और आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है आज नए संसद में प्रवेश भी लिया जाएगा। बहुत अच्छी खुशी की बात है। करंट अफेयर में आपको इसकी जानकारी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, संसद के भवन के बारे में एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। और एक है महिला आरक्षण बिल। क्या है? महिला आरक्षण बिल। इस पे भी चर्चा की जाएगी कि आज इस पे बहुमत साबित कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उड़ीसा के बारे में जानकारी मैं आपको थोड़ी सी शेयर करूंगा आपको कि भाई उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई है? तो उड़ीसा की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुई है। भाई सबसे पुराना राज्य कोई है तो कौन सा है? उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई है। 1 अप्रैल 1936। लिख के ना भी देखा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो है राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है यहाँ के। कौन है राज्यपाल? गणेशी लाल। भाषा कौन सी? तो ओडिया भाषा है यहाँ पे। कौन सी है? ओडिया भाषा है। उड़ीसा के जो संबलपुर करके एक स्थान है वहीं पर सबसे बड़ा है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ है आपको? हीराकुंड बांध उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा। अच्छा ये जो है ये कहीं किस खाड़ी से जुड़ा है? तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। कौन? उड़ीसा राज्य किस खाड़ी से जुड़ा है? बंगाल की खाड़ी से जुड़ा वाला है भैया। अच्छा उड़ीसा में प्रमुख क्या क्या है? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक बंदरगाह है, फेमस है ना, तो वो है पारादीप। कौन सा है? पारादीप। इसको ध्यान रखना, पारादीप। ये क्या है? बंदरगाह का नाम है, फेमस है ये। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख क्या है? सूर्य का कोणार्क सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। और पुरी में जो है, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष। फेमस है ये, विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस तरह से जानकारी हम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है अगला पॉइंट, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो देखिए
नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, है ना, यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। वे एक महान इंजीनियर थे। कौन थे? इंजीनियर थे। एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। उन्हें सर एम वी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सर एम वी को भारत का पहला सिविल इंजीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पहला सिविल इंजीनियर कहा जाता है। देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्म की तारीख को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल इंजीनियर्स डे की थीम निर्धारित की जाती है। देखिए एक खास बात है कि इनको जो है भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है तो आप बता दूं मैं आपको, 1955 में। कब मिला है? 1955 में भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है। 55 में किनको मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, है ना, और भगवान दास को मिला था, और ये एम विश्वेश्वरैया जी को भी भारत रत्न मिला था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसी मज़ेदार जानकारी लेने के लिए आपको तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना है। अंतिम समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, छठवां प्रश्न है आज का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या कौन है? तो सही जवाब इसका क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह प्रतियोगिता कई उद्देश्य को पूरा करेंगी, जिसमें छात्रों के बीच में संस्कृत में अधिक रुचि को बढ़ावा देना, असाधारण प्रतिभाशाली संस्कृत विद्वानों की पहचान करना है और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कक्षा 6वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक यानी पीजी तक यह जो है परीक्षाएं आयोजित होगी। देखिए संस्कृत हमारे देश की धरोहर है और भाषा है। ठीक है, तो यह परीक्षा बहुत अच्छी है, हमारे देश में, पूरे देश में लागू करना चाहिए। ठीक है, आइए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कि यहाँ के सीएम कौन है भाई? तो योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, तो फिर यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। हम यूपी की बात कर लें यहाँ पर, तो यूपी को सबसे अधिक राज्यों की सीमा भी स्पर्श करती है। देखिए कम से कम 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है यूपी को। कितने? 8 राज्यों की सीमा यूपी को स्पर्श करती है। तो कौन से राज्य सबसे ज़्यादा हम बात कर लेते? चलिए आइए। तो उत्तराखंड जो है, कौन? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8। ये हो गए 8 राज्य। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसको भी जोड़ लीजिए 9। ठीक है, और एक चीज़ जोड़ लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कौन सा देश बताइए? नेपाल। कौन सा? नेपाल देश की सीमा भी होती है। ओके, यहाँ पर बात करें कि विधानसभा सीटें कितनी है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए कि 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो भाई 80 है यहाँ पे। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 31 है। ये पूरा जो है आधार स्तंभ है भाई, शुरू से अभी तक, है ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। यहाँ पे और एक चीज़ है, राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का क्या है? तो अच्छा, राजधानी तो यहाँ की लखनऊ, सबको पता है। ओके, लखनऊ का नाम बदल के अब क्या होने वाला है, तो आप भी बता दीजिए कमेंट में कि लखनऊ का नाम बदल के अब क्या होने वाला है। ओके, कमेंट में जरूर लिखिए आप। राष्ट्रीय पक्षी क्या है यहाँ का? तो पक्षी यहाँ का सारस है, जिसको क्रॉन्च भी कह सकते हैं हम, सारस है। पेड़ कौन सा है यहाँ पे? राजकीय पेड़, उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? तो अशोक है। पुष्प क्या है यहाँ का? तो पलाश है। ओके, याद रखिए भैया। नृत्य क्या है यहाँ का? प्रमुख नृत्य तो यह है कथक। देखो कथक नृत्य की जब बात आती है ना, तो इनको सन 2000 में इसको राष्ट्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। और कथक की बात कर दे तो एक महान हस्ती का नाम आता है, वो है बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज जी उत्तर प्रदेश के ही है और कथक से जुड़े हैं, याद रखना आप। ठीक है, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और एक फैक्ट यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 9 नवंबर को क्या बोलेंगे हम? उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं कि 9 नवंबर
सन 2000 को यहाँ से उत्तरांचल करके एक राज्य का विभाजन किया गया था, जिसको आज हम उत्तराखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड। तो एक नया राज्य का यहाँ पे निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। तो क्या इसमें हाल ही में रियो कपाड़िया का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए भैया, रियो कपाड़िया जी ये हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो एक्टर है, रियो कपाड़िया का निधन हो गया। उन्हें दिल चाहता है, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वह 66 साल की आयु के कपाड़िया ने खुदा हाफिज, द बिग बुल, एजेंट विनोद, कुटुंब और सपने, सुहाने, लड़कपन के जैसे फिल्मों और टीवी शो में सपोर्टिंग रोल लिए हैं। उन्हें हाल ही में मेड इन हेवन 2 में देखा गया था। इस सीरीज में उन्होंने मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर के पिता का रोल निभाया था। रियो ने हैप्पी न्यू ईयर, मर्दानी, प्रधानमंत्री हम है राही कार के, श्री, एक अनहोनी, मुंबई मेरी जान और दिल चाहता है के अलावा चक दे इंडिया में भी काम किया है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है, अब इसको बिल्कुल नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है अभी आज के लिए, इसके बाद रहेगा वन लाइनर और आपको दनादन जवाब देना है। मैं वन लाइनर पढ़ूंगा, आपको जवाब देना है। देखिए, आप यदि कोई कार्य भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको सुन भी सकते हो। मोबाइल पे नहीं देख पाते हो तो आप इस वीडियो को चालू कर दीजिए और इसको आप सुनते रहिए। सुनने मात्र से भी आपको स्मरण होता है और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपको जरूर इसकी जो है मदद मिलेगी। देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल में मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चिरला पुरस्कार दिया गया है? ये गोदी चिरला भी कहते हैं इसको। ओके, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोई नहीं, तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर ने मछलीपट्टनम के कृष्णा विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मंडली बुद्ध प्रसाद को क्या बोलेंगे अपन, गादी या गाड़ी चिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, प्रदान किया है। गादी चिरला हरिसरस्वतम राव आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबके आगे थे और वह एक राष्ट्रवादी प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पत्रकार, कवि, नाटक, विधायक, समाज सुधारक थे। बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में हरिसर्वोत्थामा राव को पुस्तकालय आंदोलन का भी जनक कहा जाता है। इस तरह से जो है आज आपके जो है प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी थोड़ा चाहेंगे हम लोग। देखिए, थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा, हालांकि वीडियो लंबा बनता है लेकिन ज्ञान अधिक मिलेगा आपको, है ना। समय बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ यदि कोई चीज़ मिलती है उसको ग्रहण करना चाहिए। हर एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी हो चुका है आज के लिए। ओके, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1956 नहीं, 1 नवंबर को मानी जाती है। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जनवरी 2014 को तेलंगाना राज्य का एक विभाजन हुआ है, एक नया राज्य बना है 2014 को आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी बताइए भाई आप, कमेंट में देखता हूँ मैं। ठीक है, वैसे ही आप लिख लीजिए, तेलुगु है। नृत्य कौन सा है यहाँ का प्रसिद्ध? राजकीय नृत्य क्या? कुचिपुड़ी। पक्षी कौन सा है यहाँ का? नीलकंठ है। पेड़ कौन सा है? तो नीम का पेड़ है भाई, नीम का पेड़, आंध्र प्रदेश, नीम का पेड़। पशु कौन सा है? तो चिंकारा है। खेल, देखिए खेल बहुत अच्छा है यहाँ का। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। कौन सा है? कबड्डी। और फूल कौन सा है? कुमुद का फूल प्रसिद्ध है यहाँ का, है ना। राजकीय फूल कौन सा है? कुमुद। आइए अगला पड़ाव और अंतिम पड़ाव है इस वीडियो का। ठीक है, ये है क्या? वन लाइनर। दृष्टि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है आपका। वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको जवाब देना है धनाधन, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए, नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या देना है आपको, बिल्कुल याद हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा तो याद होता रहता है। ठीक है, जितना रिपीट करोगे प्रश्नों को उतना आपको याद रहेगा। ओके, तो जवाब देना है आपको क्या? 15 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में रियो कपाड़िया का निधन हुआ, कौन थे अभिनेता थे? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो अफगानिस्तान में कर दिया है उन्होंने। नेशनल इंजीनियर्स डे दिवस 2023 की थीम क्या है? तो स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। देखिए, एक आया ना कहीं पॉइंट, वन लाइनर में चीज़ मिली। पिछले मैंने पढ़ा, आपको थीम नहीं बताया था मैंने, क्योंकि थीम मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम क्या है भाई? तो स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। अगला पॉइंट है, हाल
हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने की घोषणा की? हरियाणा कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और सेकेंड थर्ड पे हम लोग आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवरेज किया? तो कर्नाटक के हो गए। हाल ही में ओबेदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? बांग्लादेश का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के लीग के साथ समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। और जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है उसको डेली इसके नोटिफिकेशन मिले, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश